नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुहागरात को दुल्हन बनी बैठी सुधा से पति ने प्रथम शब्द यही कहे थे, मेरी एक मामी है, वह बहुत अच्छी है। हमारे घर में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूँ भविष्य में तुम भी उनका स्थान लो। सब कहते हैं कि बहू हो तो कल्याणी मामी जैसी। भविष्य में मैं अपने परिवार वालों से यही सुनना चाहता हूँ कि बहू हो तो सुधा जैसी। मैं चाहता हूँ कि जैसे मामी सबको पसंद है वैसे ही तुम भी सबकी पसंद बनो। सुधा के पति ने अपनी ही धुन में बोलते हुए एक आदर्श नारी के अनेक गुण बखान दिए। वास्तव में सुधा को भी पति की मामी काफ़ी पसंद आई थी। वह मृदुभाषिनी, धीर गंभीर स्वभाव की महिला थी। सुधा से बहुत स्नेह रखती थी, उसका ध्यान रखती थी, खाना खिलाती, नववधू को क्या क्या चाहिए सबका ध्यान रखती। सत्य तो यही है कि अच्छे लोग सदा अच्छे ही रहते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। वक्त बीत गया और सुधा 2 बच्चों की माँ बन गई। मामी से मुलाकात होती रहती, कभी शादी ब्याह पर तो कभी मातम पर। सुधा की सास अक्सर कहती, देखा मेरी भाभी को, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती। सुधा सोचती, कभी कभार तो मिलते हैं, ऐसे में ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत भी क्या है। कभी कभी वह इस प्रशंसा से चिढ़ भी जाया करती थी। एक शाम को सुधा बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें डांट रही तो सास ने कहा, कभी अपनी मामी को ऊंचे स्वर में बात करते हुए सुना है। सुधा चिढ़कर बोली, अरे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अब क्या गूंगी बनकर पढ़ाऊंगी। सदा मामी की रट लगाए रहते हैं। घर में ऊंची आवाज़ में बात करना क्या गुनाह है। आज बरसों की कड़वाहट सहसा निकाल कर बस पड़ी थी। मुझे अपने घर में कोई आज़ादी ही नहीं। लोग अपने घरों में न जाने क्या क्या करते हैं, परंतु दूसरों के घर जाते हैं तो अनुशासित ही रहते हैं। सुधा के पति ने आज पहली बार उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो सुधा, ऊंची आवाज़ में बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुम मेरी माँ से जुबान लड़ा रही हो। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो। यह प्रथम अवसर था जब सुधा ने मामी के विषय में कुछ अनचाहा कह दिया था। कुछ दिन सास का मुंह चढ़ा रहा, फिर धीरे धीरे समय बीता और मामी जी के दोनों बच्चों की शादियां हो गई। सुधा उनके शहर कभी नहीं जा पाई। ससुर जी की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ गई थी। सीमित आय में हर किसी से निभाना बहुत कठिन समस्या थी, फिर भी जोड़ तोड़ लगाकर वह सारे रिश्ते निभा रही थी। एक बार सुधा का पति श्रीनगर गया तो महंगी शॉल ले आया। इस पर सुधा बोली, इतनी महंगी शाल भी क्या जरूरत थी, माँ जी के लिए भी क्यों नहीं लाए। इस पर सुधा के पति ने कहा, अरे भाई, इस पर क्या नाम लिखा है, दोनों मिलजुल कर इस्तेमाल कर लेना। सुधा ने शॉल सास को थमा दी। जहाँ भी जाना होता सुधा अपनी सास से शॉल मांग कर ओढ़ लेती, लेकिन एक बार पता चला कि माँ जी ने वह शॉल मामी जी को पार्सल करवा दी। यह सुनकर वह अवाक रह गई। इतनी महंगी शॉल आपने मुझसे बिना पूछे ही मामी जी को पार्सल करवा दी। इस पर सास चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे बेटे की कमाई थी, मैंने दे दी। इस पर सुधा बोली, अम्मा जी, वह बहुत महंगी शॉल थी और आपका बेटा बहुत चाव से उसे लेकर आया था। सास बोली, बस बस, यह हिसाब किताब मुझे मत सुना। मैंने अपने बेटे की परवरिश में हजारों रुपए खर्च किए हैं। अब क्या यह भी मुझे बताना होगा कि मैं किसी रिश्तेदार को क्या उपहार भेजूं और क्या नहीं। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा। शाम को सास ने नाराजगी बेटे के सामने प्रकट की तो वह भी हैरान होते हुए बोला, अम्मा, मैं पेट काट काट कर इतनी महंगी शॉल लाया था, पर तुमने बिना वजह ही मामी को भेज दी। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। इस पर अम्मा जी ने इतना हो हल्ला मचाया कि घर की दीवारें तक हिल गई। नतीजा यह हुआ कि सुधा और उसका पति मन मसोस कर रह गए। एक दिन सुधा बोली, पता नहीं अम्मा जी को क्या हो गया है, सदा ऐसी जली कटी सुनाती रहती है। इतनी महंगाई में अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, ऐसे में वह मामी जी के घर आए दिन न कुछ भेजती रहती है। कुछ समय और बीता, मामा जी की मृत्यु का समाचार मिला। रोती बिलखती अम्मा को साथ लेकर सुधा और उसका पति गाड़ी से मामी के पास पहुँचे। क्रियाक्रम के बाद रिश्तेदार विदा होने लगे। मामी चुप थी, शांत और गंभीर सदा की भांति। रो भी नहीं रही थी तो सुधा को पति के कहे शब्द याद आने लगे, हमारी मामी जैसी बनकर दिखाना, वह बहुत अच्छी है। सुधा का पति और मामा जी का बेटा अजय अस्थियां विसर्जित करके घर लौटे तो अम्मा फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। छोड़ गए भैया हमें मझधार में। सुधा खामोश सब देख सुन रही थी। मामी का आदर्श परिवार पिछले 20 वर्षों से कांटे की तरह सुधा के हलक में अटका हुआ था। उनके विषय में न जाने क्या क्या वह जानना चाहती थी।
मामी की बहू मेहमानों में व्यस्त थी और बेटी उनका हाथ बांटती नजर आ रही थी। एक नौकर भी उनकी मदद कर रहा था। बहू का साल भर का बच्चा बार बार रसोई में चला जाता था, जिसके कारण उसे असुविधा हो रही थी। सुधा बच्चा लेना चाहती थी, मगर अपरिचित चेहरा देखकर बच्चा चीख चीख कर रोने लगता। वीणा, तुम अपने बेटे को संभालो, कुछ देर के लिए रसोई मैं देख लेती हूँ। सुधा ने ऐसा कहा तो मामी की बहू अत्यंत प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, नहीं दीदी, आप रसोई में मत जाइए, छोटू है, रसोई में सब संभाल लेगा। तभी मामा का बेटा वहाँ पर आया। अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह मुझसे मिले बिना ही वापस चले गए। उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि बेटी के घर किस तरह व्यवहार किया जाता है। मामी की बहू अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, आप हरिद्वार से 2 दिन बाद लौटे, वह भला आपसे मिलने का इंतजार कैसे करते रहते? उन्हें भी तो अपना घर संभालना था, इसीलिए चले गए। आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बहू भी अब गुस्से में भरकर बोली, बात को इतना अधिक बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? यह कोई शादी वाला घर है जो आपका इंतजार करते रहते? अजय गुस्से से तिलमिला गया और बोला, बकवास बंद करो, अपने माँ बाप की ज़्यादा वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। बहू भी कहाँ कम थी, वह भी बोली, तो आप हंगामा मचा कर क्या दिखाना चाहते हैं? आपको कौन सा तमीज़ है बोलने की? क्या मेरा बाप आपका कुछ नहीं लगता? यह सब देख सुनकर सुधा अवाक रह गई। मेहमानों से खचाखच भरे घर में पति पत्नी भिड़ गए थे। सुधा को ज़्यादा दोषी अजय ही नजर आ रहा था। खैर, अपमानित होकर वह घर से बाहर चला गया और बहू दहाड़े मारकर रोने लगी। जब देखो मेरे माँ बाप को अपमानित करते रहते हैं। मेरे भाई की शादी में भी यही ड्रामा किया था इन्होंने, वहाँ से रूठ कर चले गए थे। मेरे भाई कितना मनाते रहे, परंतु एक नहीं सुनी इन्होंने। यह इंसान मुझे मेरे मायके में खुशी की एक सांस नहीं लेने देता। बहू ने सबके सामने एक एक करके अजय की बुराइयों का पर्चा खोलना शुरू कर दिया था। ना तो इन्हें कोई मनाने वाला है और ना ही कोई समझाने वाला। सुधा चुपचाप यह देखती रही। फिर जरा मौका मिलते ही मामी की बेटी से बोली, जया, जरा अपने भाई को समझाओ, क्यों बिना वजह सबके सामने पत्नी और उसके माँ बाप का अपमान करते हैं? तुम उनकी बड़ी बहन हो, डांट कर भी समझा सकती हो। कोई भी लड़की अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं कर सकती। मामा की बेटी बोली, उसके माँ बाप को भी तो अपने दामाद से मिलकर जाना चाहिए था। भाभी को भी समझ से काम लेना चाहिए था। क्या उसे अपने पति की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? वह भी तो हमेशा अजय भैया को जली कट्टी सुनाती रहती है। सुधा चुप रह गई। बहू रोती रोती घर का काम करती रही। किसी ने उसके पक्ष में 2 शब्द नहीं बोले। खाने के समय सारा परिवार इकट्ठा हुआ तो फिर से अजय भड़क उठा और अपनी पत्नी से बोला, अपने बाप को फ़ोन करके बता देना कि मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ, आइंदा कभी उनकी दहलीज पर कदम भी नहीं रखूँगा। तभी सुधा के पति ने अजय को डांटते हुए कहा, छोटे भैया, लगता है तेरा दिमाग सटक गया है। पत्नी से कोई ऐसे बात करता है क्या? किसने सिखाया है तुझे इस तरह से पत्नी को बेइज्जत करना? मामी, आप अपने बेटे से कुछ कहती क्यों नहीं? लेकिन मामी तो सदा की तरह चुप थी। सुधा का पति बोलते ही जा रहा था, हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। पत्नी का हर पल अपमान करके 10 लोगों के बीच उसे बेइज्जत करके तुम अपनी कौन सी मर्दानगी का प्रमाण देना चाहते हो? आज तुम उसका अपमान करोगे, कल वो तुम्हारा करेगी, फिर कहाँ चेहरा छुपाते फिरोगे? अरे इतनी संस्कारी माँ का बेटा ऐसा बदतमीज कैसे हो सकता है? सुधा अगले दिन परिवार सहित वहाँ से घर लौटी तो उसे मामी का चरित्र बहुत बौना नजर आया। सोचती रही, बेटे की गलती होते हुए भी माँ चुपचाप बैठी रही। गलत को गलत तक नहीं कह सकी। इतना शांत स्वभाव होना भी किसी काम का नहीं। एक दिन सुधा ने गंभीर स्वर में पति से कहा, मैं आपकी मामी जैसी बनना नहीं चाहती। जो औरत पुत्र मुंह में फंसी हो उसे सही रास्ता भी ना दिखा सके। भला वह कैसी मृदु भाषिणी! क्या वह बहू के पक्ष में कुछ शब्द नहीं बोल सकती थी? ऐसी भी क्या खामोशी, ऐसा भी क्या गूंगापन जो गलत को गलत न ठहरा सके? यह सुनकर सुधा का पति और सास खामोश थे। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।